दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख रहे होंगे और लुसेंट को याद कर रहे होंगे कहानी की तरह। आइए हम लोग एशियंट हिस्ट्री में टॉपिक नंबर 3 देख रहे हैं। लुसेंट का एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। आइए शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है इंडस सिविलाइजेशन। आइए, बड़ा टॉपिक है, देखते हैं इसको। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। यानी जो रेडियो कार्बन विधि है, यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है वो कितनी है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि यानी 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं आपको। देखिए ये टॉपिक, ये लाइन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। या आदि, इसको किस पीरियड में रखा जाता है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में रखा है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला तो उपलब्ध थी लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला तो उपलब्ध थी लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता को इसी आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। डायरेक्ट ऐसे ही डिटो लाइन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर जॉन मार्शल थे, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने 1924 में क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक उन्नत नगरीय सभ्यता है और इसकी उन्होंने घोषणा की। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को किस पीरियड में रखा जाता है, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, ठीक है, यानी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांडोर जो बलूचिस्तान में है, यानी कहने, और पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, बताते हैं आपको आगे। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर मादा जो जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर डैमाबाद यानी महाराष्ट्र में। यानी जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है और दक्षिण में कहाँ तक, वही इसमें बता रहा है। यानी सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल था वो दासक नदी के किनारे सुतकाडोर, ठीक है, याद रखिएगा, नदी का नाम पूछता है। पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी किनारे सुतकाडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिणी पुरास्थल डैमाबाद जो गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको नदी भी याद रखिएगा और जगह का नाम भी याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। पश्चिमी सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सुतकाडोर किस नदी किनारे, दासक नदी किनारे। पूर्वी आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। उत्तरी मांदा किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। और दक्षिणी डैमाबाद किस नदी किनारे, तो गोदावरी नदी किनारे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता या सेंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अभी हम लोग बात किए हैं। सेंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब सिंधु सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए उनमें से 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद हड़प्पा जो संस्कृति है उसके सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में
खोजे गए, याद रखिएगा, ठीक है। नोट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। पूछता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदाड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे जो स्थित है, हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लीजिए। यानी पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सब सिंधु घाटी ऑल ओवर बात करेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। जबकि भारत में पूछेगा कि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। जो राखीगढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो सूरज भान ने की थी 1969 में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इतना याद रखिएगा। लोथल एवं सुतका-दो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोथल और सुतका-दो दोनों क्या थे? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? लोथल और सुतकोदा। जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंट, जो नक्शेदारी ईंट थे उसका ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो जो मोहनजोदाड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो पूछेगा कि स्नानागार का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ, इन दोनों जगह से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए। पूछेगा जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से। अग्निकुंड का प्रयोग लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदाड़ो से मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जंतु का नाम ही। कौन कौन से पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से, उनके चारों ओर कौन कौन से जंतु विराजमान थे? तो हाथी था, गेंडा था, चीता था और भैंसा था। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, याद रखिएगा। हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदाड़ो से। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का, यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछेगा कहाँ की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर पे स्त्री के गर्भ से निकला पौधे दिखाया गया है। तो हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर पे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुन्होदड़ो में मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से? तो लोथल एवं चुन्होदड़ो से। जुते हुए खेत एवं नक्शेदारी ईंट का कहाँ से? तो कालीबंगा से, ठीक है। इस अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगहों से, ठीक है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से। स्नानागार कहाँ से मिले? तो मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। मनके बनाने कारखाना तो लोथल एवं चुन्होदड़ो दोनों जगह से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, क्योंकि शुरुआत होता था दाईं से बाईं, और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। आइए आगे देखते हैं इसमें, फिर हम लोग निचोड़ देख लेंगे। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। हम लोग लूसेंट को
मद्देनज़र रखकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लूसेंट को ही फोकस कर रहे हैं। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ तक हो गया। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद के लिए। मुख्य फसल का था गेहूं और जौ। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर एवं लोथल से, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से ही प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता में, ठीक है। सुरकोदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, तीनों जगहों से। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, तो याद रखिएगा, सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से, तीनों जगहों से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता में ही से ही है। मेसोपोटामिया को जो अभिलेख मिले उसमें जो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था उसकी किस सभ्यता के लिए किया गया था? तो सिंधु सभ्यता के लिए किया गया था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट का ये कथन था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी वृक्षों का पूजा होता था और शिव का भी पूजा होता था। इसका साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले और वो धरती को उर्वरता का देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। पूछता है स्वास्तिक जो चिन्ह है वो किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी में के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष, उस समय मंदिर का निर्माण का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित। पूछेगा कौन सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी मातृशतात्मक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता मातृशतात्मक थी, यानी मातृदेवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित था। पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। यानी पशुओं में जो कुबड़ वाला साढ़ था इस सभ्यता के लोग उसको पूजते थे। स्त्री मृणु मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृशतात्मक था। ये बताएं आपको सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो मातृशतात्मक थी। सिंधु सभ्यता मातृशतात्मक थी। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल, नदी और उसके वर्तमान स्थिति दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये सारा, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा स्थल, पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि स्थल देखेंगे और किस नदी के तट पर है और उसके उत्खनन, यानी इसको उस जगह की उत्खनन किसने किया था, ठीक है। पहला हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। कौन थे हड़प्पा सभ्यता के खोज? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये 2 और नाम है, इसको भी याद रखें, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी 1921, इसको तो याद ही रखिएगा। दयाराम साहनी हड़प्पा 1921 रावी नदी के तट पर, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने, ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी 1922। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी, ठीक है। चुन्होदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर, इसको एनजी मजुमदार ने खोजा था। चुन्होदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। खोजा किसने था? एनजी मजुमदार ने। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी किनारे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। बीबी लाल और बीके थापर, याद रखिएगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 में की थी। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रंगपुर इंपॉर्टेंट है, मादर नदी के तट पर है। रंगपुर किस नदी के तट पर? मादर नदी के तट पर। रंगनाथन राव इसकी खोज किए थे। रंगपुर मादर नदी के तट पर, गुजरात में है रंगपुर।
और किस नदी के तट पर है रंगपुर, मादा नदी के तट पर। खोज किसने किया था, रंगनाथन राव ने। ठीक है। रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। जगदत्त शर्मा, इसकी खोज किसने 1953-56 में रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा ने की, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब में। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे, बिहार दरोगा में आया था क्वेश्चन। लोथल किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में। इसकी खोज रंगनाथन राव 1954 में। लोथल की खोज रंगनाथन राव ने किया था 1954 में। ठीक है। अब आइए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी हम लोग बताएं कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल वही है यहाँ पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। सुतकाडोर दासक नदी किनारे। बनमाली, बनमाली बहुत पूछता है, बनमाली रंगूई नदी किनारे। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में खोजे थे। हरियाणा में बनमाली है, किस नदी किनारे, रंगूई नदी किनारे। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में। ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा किस नदी किनारे, लुनी नदी किनारे। धोलावीरा लुनी नदी किनारे। सतकोहा सादीकोर नदी किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे खोज दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे 1922 राखलदास बनर्जी। चुनहोदरो सिंधु नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। कोटदीजी सिंधु नदी। रंगपुर मादर नदी। रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन। सुतकाडोर दासक। बनमाली रंगोई। धोलावीरा लूनी। सुतका सोदीकोर। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इसमें और कुछ है। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों में को आपस में लड़ाना, चौपड़ या पासा खेलने आदि के साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है। आगे बढ़ते। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। यानी पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों तो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने तथा गाड़ने यानी दोनों प्रचलाएं प्रचलित, यानी गाड़ना भी, शवों को गाड़ना भी और जलाना भी दोनों प्रथा प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग समाधि मिली। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको याद रखिएगा आप लोग। युग में समाधियाँ कहाँ से मिली, तो लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से युग में समाधियाँ मिली। ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हो गया। आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता है, टेराकोटा। तो यहाँ हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखें लूसेंट एनेसेंट हिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 4 देखेंगे, वैदिक सभ्यता। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।